नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। पिछले वीडियो में हमने बात की थी तीन हार्मोन्स की जो कि सीरम कैल्शियम लेवल्स और सीरम फॉस्फेट आयन लेवल्स को रेगुलेट कर रहे थे। कौन कौन सी साइट होती हैं जहाँ पर वो अपना फंक्शन दिखाते हैं वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की। एग्जामिनर आपको पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस। तो वही डिफरेंस आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अब इनका डिफरेंस जानने के पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, बोन सेल्स। ठीक है, उनका फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। पहला सेल होता है ऑस्टियोब्लास्ट, नेक्स्ट इज ऑस्टियोक्लास्ट या फिर हम बोले कि ऑस्टियोसाइट ले लेते हैं पहले, एंड थर्ड वन इज ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 टाइप के बोन सेल्स होते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है इसको हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं इसको हम। दैट मीन्स इट इज़ माइटोटिक सेल। ये भी मैच्योर्ड सेल नहीं है। तो दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म बोन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गई फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अब ऑस्टियोसाइट क्या होती है? तो रिमेंबर व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट गेट्स सराउंडेड बाय न्यू बोन, ओके, then they become ऑस्टियोसाइट। इसका मतलब ये होता है कि ऑस्टियोसाइट क्या होती हैं? दे आर मैच्योर सेल्स, मैच्योर बोन सेल्स। और इनका फंक्शन क्या हो गया अगर मैच्योर है? तो फंक्शन विल बी दे प्रोवाइड रैपिड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ECF स्पेस। ओके, तो इस मूवमेंट को, जो कैल्शियम का मूवमेंट हो रहा है बोन से ECF में, बाय ऑस्टियोसाइट, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोलाइटिक एक्टिविटी कहते हैं। दैट मीन्स मोबिलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं? बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। ओके, दैट इज बोन रिजॉर्प्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अब आता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट आर लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है टू इरोड एंड रिजॉर्व प्रीवियसली फॉर्म्ड बोन। मतलब जो भी ओल्ड बोन टिश्यू है ना, उनको रिप्लेस करवाने का काम कौन करेगा? आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स करेंगी। तो इनका ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया? फैगोसाइटिक फंक्शन हो गया, फैगोसाइटिक फंक्शन हो गया इनका। तो ये डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ दीज सेल्स, ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा इसी 3 सेल्स के बीच में क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके फंक्शन ही हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ओके, अब देखिए डिफरेंस देखते हैं हम किसका। पहला हम बात करते हैं रिकेट्स की, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये दोनों एक ही बात है। ये जो डिजीज़ है ना, ये क्यों होता है? अकर्स ड्यू टू हाइपोविटामिनोसिस डी। दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो जब इनका कॉज तो सेम है, फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिफरेंस ये है कि रिकेट्स जो होता है इट अकर्स इन चिल्ड्रन, वेरेज जो ऑस्टियोमलेशिया जो है इट अकर्स इन
अडल्ट्स। एंड दैट टू ये क्या है, ये फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है, मोर कॉमन इन फीमेल्स। अब हाइपोविटामिनोसिस डी से होता क्या है एक्चुअली, डिक्रीज्ड विटामिन डी लेवल्स से क्या होगा, डिक्रीज्ड और वी कैन से कि पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन लेवल्स। ठीक है, देयरफॉर क्या होता है, जब ये मिनरल ही पुअर, इनका एब्जॉर्प्शन ही पुअर रहेगा, मतलब इन मिनरल्स का लेवल कम हो गया बॉडी में, सीरम के अंदर, तो इससे क्या होगा, इससे होता है प्रोटीन ऑफ न्यू बोन फेल्स टू मिनरलाइज। ठीक है, मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है, मिनरलाइजेशन मैट्रिक्स का मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, न्यू जो प्रोटीन बने हैं उनका मिनरलाइजेशन नहीं होगा, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर कार्टिलेज सेल्स परसिस्ट कर जाते हैं। कार्टिलेज में जब मिनरलाइजेशन होगा, कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होगा, तभी वो बोन्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है, देयरफॉर कार्टिलेज सेल्स दे परसिस्ट, और अगर वो परसिस्ट करेंगे तो क्या होगा, दे गो ऑन मल्टीप्लाइंग, give rise to what, give rise to broad irregular cartilaginous zone। ओके, तो इससे क्या होता है, fails to mineralization, cartilage cell persist, go on multiplying, give rise to broad irregular cartilaginous zone, this leads to what, results in सॉफ्टनेस ऑफ बोन। तो ऐसा जो पेशेंट है जिसको रिकेट्स हुआ या फिर ऑस्टोमलेशिया से गुजर रहा है वो पेशेंट, उसके बोन्स कैसे रहेंगे, सॉफ्ट बोन्स हो जाएंगे। ठीक है, प्लाइबल बोन्स हो जाएंगे, सॉफ्ट बोन्स हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बात बताई आपको कि अडल्ट्स के अंदर फीमेल्स में कॉमन ज़्यादा है, क्यों, रीज़न ये है कि इन फीमेल्स आफ्टर मल्टीपल pregnancies and lactation, mineral level decreases, है ना, ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इसलिए फीमेल्स के अंदर ये कॉमन होता है। अब देखिए फाइंडिंग क्या होती है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है ये क्या रहेगा, ये रेज्ड रहेगा। ठीक है, ये रेज्ड रहेगा। रीज़न क्या है कि बीटा आइसो एंजाइम, मतलब बीटा फॉर्म ऑफ जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है, आइसो एंजाइम ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन बोन क्या है, प्री बीटा, है ना, तो ये जो है इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ये हमें सीरम के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स बढ़ा हुआ दिखेगा। एंड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर क्या है, बोन मिनरल टू बोन मैट्रिक्स लेवल, इसका जो रेशियो है ना वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। दैट मीन्स मिनरल डिपोजिशन कम हो चुका है, मैट्रिक्स तो उतना ही है, तो इसलिए रेशियो क्या हो गया, लो हो गया। ये था हमारा रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया का डिफरेंस था। ठीक है, उनका कॉज एक ही है, बस वो एक होता है चिल्ड्रंस में और एक होता है अडल्ट्स में होता है एक। ठीक है, अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन ऑल constituents of bone. This leads to decrease in bone mass, मतलब ओवरऑल बोन मास ही कम हो जा रहा है वहाँ पर।
विथ प्रिजर्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है यहाँ पर, बोन मिनरल टू बोन मैट्रिक्स रेशियो। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में। डिफरेंस क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन मिनरल टू बोन मैट्रिक्स कैसा होता है, नॉर्मल रहेगा, वेर एज रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया में क्या था कि बोन मिनरल टू बोन मैट्रिक्स रेशियो लो था। दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इसके बाद एक और यहाँ पर डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स, इट अकर्स वेयर, it occurs after the age of 45 to 50 years। मतलब ये मिडिल एज पीपल में देखने को मिलता है, ये बच्चों में नहीं देखने को मिलेगा जल्दी से, यंगर इंडिविजुअल्स में नहीं देखने को मिलता है। एज 45 टू 50 ईयर्स के अबव जो भी रहेंगे उसके बाद ही ये देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें होता क्या है, इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन होता है और इरोजन होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। समझ में आया ना, ऑस्टियोक्लास्ट क्या थे, ऑस्टियोक्लास्ट थे फैगोसाइटिक सेल्स थे, ठीक है। तो उनकी ही एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, वो ओवरऑल बोन मास कम कर देंगे। एट द सेम टाइम क्या है, क्योंकि एज तो अभी वो इंडिविजुअल कैसा हो चुका है, अब उसका यंगर एज नहीं रहा, अब वो उसकी एज बढ़ती हुई एज है। तो एट द सेम टाइम क्या होता है, टाइम देयर इज डिक्रीज्ड बोन फॉर्मेशन, उतना रेट से बोन फॉर्म नहीं हो पा रहा है अब बॉडी के अंदर। तो इन दोनों वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन होगी वो ब्रिटल हो जाती है। देयरफॉर दिस लीड्स टू ब्रिटल बोन्स, मतलब फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, ठीक है। तो ऐसे बोन में फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। नाउ रिमेंबर कि जो हमारा रिकेट्स है या फिर ऑस्टियोमलेशिया जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सॉफ्ट बोन हो रही थी, सॉफ्ट बोन्स, पेन रहेगा बोन में, जॉइंट्स में पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन, ब्रिटल बोन्स रहेंगे यहाँ पर, ब्रिटल बोन्स, फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन। ऑल्सो रिमेंबर कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, इट इज़ कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। मतलब मेनोपॉज के बाद क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन लेवल्स। अभी ईस्ट्रोजन जो हार्मोन था उसका रोल क्या होता है, ईस्ट्रोजन जो है ये नॉर्मली क्या करता है, इट इनहिबिट्स ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये बोन मास कम होने नहीं देता है ये। लेकिन जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हम जाएंगे तो उनमें ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस उनमें बढ़ जाता है। ओके, तो ये था। अब ये ईस्ट्रोजन बेसिकली क्या, ये इनहिबिट कैसे किया इसने ऑस्टियोपोरोसिस को, तो ये क्या करता है कि ईस्ट्रोजन अगर क्या इन इट्स एब्सेंस देयर इज इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ बोन्स टू पीटीएच हार्मोन, और इसी के वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस की रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस का ये पूरा डिफरेंस है। अब देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, तो जब कभी केस ऐसा आ जाए कि जहाँ पर आपको सीरम फॉस्फोरस लेवल को एस्टिमेट करना रहेगा, फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम फॉस्फेटाइन, सीरम इनऑर्गेनिक फॉस्फेटाइंस, मेथड क्या होती है यहाँ पर, मेथड इज
मेथड जो है यहाँ पर वो है फॉस्फोरस मॉडिफाइड मॉलिब्डेट यूवी मेथड। तो इस मेथड से आप सीरम फॉस्फेटाइंस को, दैट टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेटाइंस, क्योंकि ऑर्गेनिक तो सेल के अंदर रहेगी ना, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेटाइंस को हम यहाँ पर एस्टिमेट कर पाते हैं इस मेथड से। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइपर फॉस्फेटेमिया एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइपो फॉस्फेटेमिया। ओके, तो हाइपर फॉस्फेटेमिया कब कब होगा? पहला है किडनी फेलियर। अब किडनी अगर फेल करेगी ना तो देयर विल बी पुअर एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट आयन। ठीक है, इसके वजह से सीरम के अंदर फॉस्फेट आयन बढ़ गए। दूसरा है यहाँ पर डिक्रीज्ड पीटीएच हार्मोन। थर्ड विल बी इंक्रीज्ड विटामिन डी हार्मोन। ये हार्मोन्स का जो भी रोल है ना, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ पर आकर के इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा हीमोलाइसिस। अब ये हीमोलाइसिस से कैसे जो है फॉस्फेट आयन लेवल बढ़ता है, ये समझना ज़रूरी है यहाँ पर। देखिए होता क्या है कि जब हीमोलाइसिस में क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक जो हमारी आरबीसीज है ना, इनका ब्रेकडाउन हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन लेवल, ऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन लेवल बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए ऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो होता है वो किस में होता है, वो लेसिथिन में पाया जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है, डीएनए में, आरएनए में, स्फिंगोमाइलिन, और वहीं इनऑर्गेनिक जो होता है फॉस्फोरस जो रहेगा वो सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फेट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में आते हैं। तो सेल की हीमोलाइसिस आरबीसीज जब टूटेंगी या फिर किसी भी सेल का जब ब्रेकडाउन होगा ना, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस लेवल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो रीडिंग आएगी ना वो फॉल्स रीडिंग आएगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। अभी हाइपोफॉस्फेटेमिया में क्या है, कॉज ऑफ हाइपो इंक्रीज्ड पीटीएच, डिक्रीज्ड विटामिन डी, देन रीनल रिकेट्स। अब रीनल रिकेट्स क्या होता है, रीनल रिकेट्स होना मतलब कि ड्यू टू किडनी मालफंक्शन क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज्ड एक्टिव विटामिन डी लेवल्स। ठीक है, देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, दैट इज एक्टिव विटामिन डी, एंड हेंस क्या हो गया बच्चे में, रिकेट्स हो गया। ठीक है, रीनल रिकेट्स इसको बोलते हैं। फिर एक और ध्यान रखिए कि फिजियोलॉजिकली एग्जामिनर आपको पूछेंगे कि फिजियोलॉजिकली ऐसी कंडीशन बताइए जहाँ पर सीरम के अंदर फॉस्फेट आयन लेवल्स कम हो जाते हैं। तो वो रीज़न क्या है, व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। बॉडी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में हमने क्या दिया, इंसुलिन थेरेपी दिया, तो इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स होगा, एंड ग्लूकोज का क्या होता है, एंड देयरफॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो है इज़ यूज्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस ग्लूकोज, हेंस उसके लेवल्स क्या हो जाते हैं, उसके लेवल्स हो जाते हैं कम। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, कि ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है, तो वो फॉस्फोरस चला जाएगा सेल के अंदर, तो सीरम के अंदर फॉस्फोरस लेवल्स कम आएंगे। ठीक है, तो इतना था फॉस्फोरस लेवल्स को समझने का। अब देखिए हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर।
डिस्कस करना इन द सेंस कि बस हमें बताना है कि केस किसका है। तो दो केस देखिए क्या है यहाँ पर। केस सेज अ 50 years old female, 50 years female came to OPD with complaint of severe back pain persistent in lower back region. Stooped posture is clearly seen. On examination, her skeletal mass was decreased. Mass was decreased, okay. Her bones were weak and brittle. बोन्स कैसे थे उसके? वीक और ब्रिटल थे. प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है? परफॉर्म अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन. सीरम फॉस्फेटाइन लेवल्स दिया हुआ है आपको जो कि डिक्रीज्ड है. तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्रिटल बोन्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वीक बोन्स दिख रहा है. देन देर इज़ अ पेन, सीवियर बैक पेन हो रहा है उसको. स्केलेटल मास काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज्ड है उसका. तो मास, बोन मास क्या है? डिक्रीज्ड है. ब्रिटल बोन्स हैं. स्टूप्ड पोस्चर मतलब क्या? बेंड पोर्शन पोस्चर हो जाता है, झुका हुआ थोड़ा सा. तो स्टूप्ड पोस्चर है कुछ इस तरह से. मोस्टली उसकी स्पाइन कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन अब वो ऐसी हो चुकी है, बेंड हो चुकी है स्पाइन, ठीक है. तो स्टूप्ड पोस्चर दिख रहा है उसमें. एंड बैक पेन है, लोअर बैक पेन. मतलब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू बोन फ्रैक्चर की वजह से हो रहा है दर्द वहाँ पर, ठीक है. तो इन सभी जो फाइंडिंग्स हैं, इससे हमें क्या डायग्नोज हुआ? डायग्नोज किया हमने इसको ऑस्टियोपोरोसिस. और ये सही भी है क्योंकि एज क्या है उसकी? 50 ईयर्स की एज है. तो डेफिनेटली उसको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज हुआ है. अब परफॉर्म करना है एप्रोप्रिएट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन. तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आप कैल्शियम को भी एस्टिमेट कर सकते थे एंड फॉस्फोरस को भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट आयन लेवल दिया हुआ है, ठीक है. तो अब आप यहाँ पर क्या डायग्नोज करोगे? सीरम कैल्शियम लेवल्स को डायग्नोज करोगे बाय द मेथड ऑफ ऑर्थो क्रिसॉप्थेलिन कॉम्प्लेक्स और मेथड, ठीक है. अब देखिए एक और केस यहाँ पर. A case says a 5-year-old boy came to OPD with his parents with the complaints of retarded growth, short stature, delayed dentition, bow legs थे उसको, thickening of wrist and ankles with severe bone pain and tenderness. Serum alkaline phosphatase was raised. Serum calcium ion level were low. What is probable diagnosis and perform appropriate biochemical investigation. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है. फाइंडिंग्स देखिए. रिटार्डेड ग्रोथ था, शॉर्ट स्ट्रेचर, डिलेड डेंटिटेशन. ये जितने भी सिम्टम्स दिख रहे हैं ना हमें, ये किसकी वजह से हैं? कैल्शियम और मतलब बोन के प्रॉपरली बोन मैच्योर नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका, ठीक है. बोन का प्रॉपरली मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. देन बो लेग्स हैं. बो लेग्स क्यों होंगे? क्योंकि बोन्स उसके सॉफ्ट थी. सॉफ्ट बोन्स होंगे तो क्या होगा? ड्यू टू वेट. ड्यू टू वेट क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स बेंड. तो देयरफॉर हमें बो लेग्स देखने को मिलती है उसमें. थिकनिंग ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स क्यों हो रहा है? थिकनिंग ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेजिनस सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट कर रही हैं, ओके. तो वो थिकन हो जा रहा है. देयर इज़ अ पेन एंड टेंडरनेस है. और लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या देखा हमने? अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स रेज्ड हैं, जो कि बोन का एंजाइम आइसो एंजाइम ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज वो बढ़ जाएगा. कैल्शियम लेवल्स कम है और 5 साल का बच्चा है वो. तो डेफिनेटली ये जो केस होगा वो किसका होगा? केसेस ऑफ रिकेट्स. तो डायग्नोस क्या किया हमने? रिकेट्स डायग्नोस किया क्योंकि सॉफ्ट बोन्स थी यहाँ पर. तो रिकेट्स डायग्नोस किया. अब देखिए, अब आपको परफॉर्म करना है अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन. तो क्योंकि हमें यहाँ पर सीरम कैल्शियम लेवल्स की वैल्यू दी हुई है ना, तो अब हम इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे? यहाँ पर सीरम फॉस्फेटाइन लेवल्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम? ऑफ सीरम फॉस्फेटाइन लेवल्स को, ठीक है. तो इस तरह से आपको समझना है कि दिए गए केस में आपको कैल्शियम को एस्टिमेट करना है कि फॉस्फेट आयन लेवल्स को एस्टिमेट करना है. तो ये 2 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो बस इतना ही है. जो हमारा क्या था केस जो था हमारा कि कैसे हम सीरम कैल्शियम को एस्टिमेट करेंगे और सीरम फॉस्फोरस को एस्टिमेट करेंगे, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम CSF के अंदर प्रोटीन्स को एस्टिमेट करते हैं. कब हम CSF का एग्जामिनेशन करते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं जब हमें CSF एग्जामिन करना है, वो सारी बातें होंगी वहाँ पर. टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच.